नमस्कार, स्वागत है आप सभी का निवेश की एबीसीडी में। हमारी खास पेशकश जहां पर हमारी कोशिश होती है कि बाजार से जुड़ी हर बारीकी आपको समझाई जाए और ये आपको हम करवा के देते हैं बाजार के एक दिग्गज और बाजार की ऐसी आवाज के जरिए जिनका अनुभव आपके निवेश पोर्टफोलियो और आपकी कमाई के काम आए। आज मेरे साथ रिद्धि भट्टाचार्य एडेवाइस म्यूचुअल फंड की CIO जुड़ गए हैं। रिद्धि, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद, आपने समय निकाला हमारी इस बेहद खास पेशकश के लिए। और ये साल भले ही उतार चढ़ाव भरा रहा हो, लेकिन देखिए अंत जिस तरह से इस साल का हो रहा है, नए आयाम बाजार छू रहा है। इस साल की शुरुआत अगर हम देखें त्रिदीप, जनवरी 2023 में हमने कहा था कि चलिए 6-8 महीने में ब्याज दरें घटना जो है हो सकता है शुरू हो जाए। डेटा आया और अब वो जो ब्याज दर बढ़ने की कटने की जो कहानी है वो 2024 में चली गई है। हालांकि अभी तक तो ये बात कही जा रही है कि तब होगा, लेकिन काफी कुछ बहुत सारे सिनेरियोस पर डिपेंड करता है अभी भी। हालांकि एक राउंड अप लेती हूं सबसे पहले आपसे। 2023 आपके मुताबिक बाजार कैसी रूपरेखा में रहा है? नमस्कार, मुझे आपके सक्सेसफुल और पॉपुलर शो में इनवाइट करने के लिए। मैं ये कहना चाहूंगा कि एक्चुअली 2023 एक पॉजिटिव सरप्राइज रहा ग्लोबली अगर हम देखें ग्रोथ पॉइंट ऑफ व्यू से। साल के शुरू में ये अनुमान लगाया गया था कि जैसे रेट इंक्रीज होंगे उसके पीछे पीछे शायद हमको रिसेशन देखने को मिलेगा, लेकिन उसके बनिस्बत जो हमने दुनिया जहां में देखा और जो अपने देश में भी देखा वो ये है कि ग्रोथ ने पॉजिटिवली सरप्राइज किया थ्रू द कोर्स ऑफ द ईयर। और वो इसलिए क्योंकि मॉनेटरी पॉलिसी तो टाइट होती रही। वी सॉ द फास्टेस्ट टाइटनिंग, 40 साल में सबसे ज्यादा टाइटनिंग हुई पिछले ये साल में, लेकिन जो फिस्कल पॉलिसी है वो लूज थी। तो इसके कारण गवर्नमेंट स्पेंडिंग बरकरार रही और कुल मिला के जो 2023 का ग्रोथ रेट था वो पॉजिटिवली सरप्राइज किया। और इसलिए इसका नतीजा जो हमने 2023 जैसे आपने बोला शुरुआत करी थी तो काफी नर्वसनेस थी, लेकिन जब हम एंड कर रहे हैं तो जैसा कहते हैं कि अंत भला तो सब भला, तो उस हिसाब से 2023 बड़ा अच्छा एंड हुआ इन्वेस्टर्स के लिए। अच्छा, अब इस तरह के लेवल्स देखकर ना सिदीप कई बार निवेशकों को डर भी लगता है। उन निवेशकों को डर लगता है जिनके पोर्टफोलियो में बहुत ज्यादा हरियाली दिख रही हो, बहुत ज्यादा मुनाफा दिख रहा हो, और कुछ निवेशकों को लगता है कि अरे अब तो बाजार इतना छू गया है, हमसे तो गाड़ी मिस हो गई। इन दोनों तरह के निवेशकों को आप क्या कहना चाहेंगे? पहली बात तो मुबारकबाद जिनके पोर्टफोलियोज में ग्रीन है, एंड उनको मैं यही कहूंगा कि समटाइम्स जो पुरानी कहावत है, टाइम इन द मार्केट इज फार बेटर देन टाइमिंग द मार्केट, तो उस मार्केट में बने रहें। जो निवेशक 2024 या अगले साल एक फ्रेश सिरे से देखना चाहते हैं उसके लिए मेरा मानना यह है कि मेरे को लगता है कि 2024 जो होगा एक साल होगा जिसमें कि हमको काफी सारे ट्रांजिशन देखने को मिलेंगे, काफी सारी चेंजेस देखने को मिलेंगी। तो जब मैं इस बारे में सोच रहा था तो मेरे को मेन 3 ट्रांजिशंस देखने को सोचने में आया। पहली बात तो ये देखिए 2023 में जो मेन मुद्दा था वो था इंटरेस्ट रेट का पीक होना और वो कब नीचे आएगा उसके बारे में अनुमान लगाना। ये एक इकोनॉमिक डिबेट था, साल भर चलती रही। जनरली हमने देखा कि इन्फ्लेशन थोड़ा एक्सपेक्टेशन से ज्यादा बेहतर रहा, मतलब हाई रहा, और इंटरेस्ट रेट्स भी नीचे आए और जहां पे आने थे लेकिन कम आए। मेरे हिसाब से 2024 में ये जो डिबेट है दिस विल शिफ्ट फ्रॉम इकोनॉमिक्स टू पॉलिटिक्स। आपको आपके थ्रू आपके व्यूअर्स को बताना चाहूंगा कि टॉप 20 ग्लोबल जो देश हैं उसमें से 50% और मोर उनके सब जगह नेशनल इलेक्शंस 2024 में होने वाले हैं। तो जब ऐसा होता है तब ऐसा देखा गया है कि काफी मतलब नॉइजी मार्केट हो जाता है, मतलब चुनावी वायदे किए जाते हैं, और कभी कभी अगर मान लीजिए एडवर्स पॉलिटिकल आउटकम हुआ तो जियोपॉलिटिकल क्लाइमेट थोड़ा चेंज होने के आसार रहते हैं। सो आई थिंक द फर्स्ट मेजर ट्रांजिशन जो 2024 में देखने को मिलेगा वो होगा फ्रॉम इकोनॉमिक्स टू पॉलिटिक्स एंड जियोपॉलिटिक्स। तो ये अपने को थोड़ा सा सोच के चलना होगा। दूसरा जो मेन चेंज मैं देखता हूं वो ये कि जो मैक्रो डिबेट थी वो इन्फ्लेशन के इर्द गिर्द थी 2023 में, बढ़ते हुए इन्फ्लेशन, और 2024 में डिबेट हो जाएगी गिरते हुए इन्फ्लेशन की कि कितने तेजी से ये गिरेगी, 50 बेसिस पॉइंट, 100 बेसिस पॉइंट वर्सेस जो 2023 में डिबेट था कि 50 बेसिस पॉइंट से 100 बेसिस पॉइंट बढ़ेगा। इसका पोर्टफोलियो में अलग इंपैक्ट होगा, जो सेक्टर्स बेहतर करेंगे उसमें एक अलग इंपैक्ट होगा, बट ये दूसरा बड़ा ट्रांजिशन होगा।
और ये तीसरा मैं बोलना चाहूंगा वो ये कि ग्लोबल ग्रोथ इंक्लूडिंग इंडिया ग्रोथ 2024 में बॉटम आउट करेगी। पहले जब साल शुरुआत करें तब शायद ग्रोथ थोड़ा सा धीमे हो, पर जैसे सेकंड हाफ ऑफ 2024 में हम चलेंगे और 2025 की ओर रुख करेंगे, तब हम लोगों को ग्लोबल ग्रोथ एक बॉटम आउट होता हुआ दिखेगा, उसके अपने इन्वेस्टमेंट इंप्लीकेशंस होगी। सो इन्वेस्टर्स जो अपना पैसा आज के डेट में लगाना चाह रहे हैं 2024 को ध्यान में रखते हुए, उनको इन 3 मेन मुद्दों को ध्यान में रख के निवेश करने के बारे में सोचना चाहिए। मुझे ये बताइए, ये आपकी जो रीडिंग है बाजार में, आपका अनुभव काफी सालों का है, दशकों का है त्रिदीप। ये जो ट्रांजिशंस की आपने बात कही, या अलग तरह की जो आपकी रीडिंग है, ये बाजार में कितने समय के बाद वापस से रिपीट हो रही है, या ये अपना नया तरीके का एक बाजार है जिसको आप इस तरह से बदलता हुआ देख रहे हैं? देखिए, ये जो एक साथ इतने इलेक्शंस का होना, ये मेरे हिसाब से पिछले एटलीस्ट 5 से 7 साल में, ये मतलब 10 साल में पहली बार ऐसा हो रहा है। सो इतने सारे इलेक्शंस का, जैसे मान लीजिए यूएस और इंडिया तो होगा ही, उसके साथ में ताइवान है, फिर यूके का इलेक्शंस है, यूरोजोन में इलेक्शंस है, मेक्सिको में इलेक्शंस है। तो ये सारे काफी सारे देशों का इलेक्शंस एक साथ एक साल में आना, ये एक कोइंसिडेंस, संजोग कह लीजिए, और काफी सालों के बाद ऐसा हो रहा है। इसलिए मैंने इसको फ्लैग ऑफ करना उचित समझा, क्योंकि जो पॉलिटिकल आउटकम है वो काफी हद तक चेंज हो सकता है। ये जो इन्फ्लेशन से डिसइन्फ्लेशन की बात है, ये पिछले 4-5 साल में पहली बार हो रहा है, क्योंकि पिछले 4-5 साल में, 4-5 महीने कोविड से निकलते वक्त हमने इन्फ्लेशन देखा है, और बहुत जोरदार इन्फ्लेशन देखा है। वो अभी जैसे जैसे नीचे आएगा, ये हमारे लिए न्यू फिनोमिनन होगा। सो दैट विल बी फर्स्ट इन द लास्ट 4 years। और जो ग्लोबल ग्रोथ रेट बॉटम आउट की बात हो रही है, ये तो मॉनेटरी टाइटनिंग का जो इंपैक्ट है, ये 2 साल में पहली बार देखने को मिलेगा। तो 2023 के बनिस्बत ये थोड़ा सा उल्टा पड़ेगा कि 2023 में ग्रोथ बेहतर रहा, 2024 में ग्रोथ शुरुआती तौर पे कम रहेगा, पर जैसे हम 2025 की ओर जाते रहेंगे, उस समय ग्रोथ का इंपैक्ट बेहतर दिखेगा। तो ये सबको जब हम इन्वेस्ट करने के लिए सोचते हैं, कौन से सेक्टर अच्छा करेंगे, कहां पैसा लगाना है, उस समय के लिए ये सारे काफी इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं। इसलिए मैंने आपको इसके बारे में बात करी। आमतौर पर त्रिदीप, आमतौर पर अगर हम इतिहास देखें तो इलेक्शंस के दौरान बाजार चढ़ता ही है, इलेक्शन से कुछ समय पहले बाजार में तेजी आती है, क्या ऐसा देखा गया है? तो अगर आप इंडिया का पिछले 50 साल का हिस्ट्री देखें, तो उसमें आपको ऐसा ही ऑन एवरेज ऐसा ही माहौल देखने को मिलेगा। और इसको आप उस तरीके से देख लें या ऐसे देख लें कि अभी जो सूरत हाल है, उसमें 3 स्टेट इलेक्शंस हुए, उसमें जो इनकम्बेंट पार्टी की जो आउटकम रही, वो एक्चुअली एक्सपेक्टेशन से बेहतर रही। तो इसलिए अगले 3-4 महीने में अगर आप इसको एक्स्ट्रापोलेट करें, जो नॉर्मली इन्वेस्टर्स करते हैं, तो आप पाइएगा कि जो बेस केस होगा मार्केट का, वो ये एज्यूम करके चलेगा, वो ये मान के चलेगा कि बीजेपी का जो गवर्नमेंट है वो सेंटर में वापस आएगा इन 2024 इलेक्शन। तो जब तक ये एग्जिट पोल्स भिन्न तरीके के नहीं आते हैं, एंड आई एम श्योर टेलीविजन चैनल्स विल ब्रिंग दैट आउट, जब तक ऐसे डेटा पॉइंट नहीं आते हैं, तब तक मार्केट का बेस केस अजम्पशन होगा कि इनकम्बेंट गवर्नमेंट ही आएगा। फिर उसके बाद जैसे नतीजे आएंगे, उस हिसाब से मार्केट अपने आप को एडजस्ट करेगा। सो इनिशियल रिएक्शन तो मार्केट का स्ट्रांग दिखता है मुझे। चलिए थोड़ा सा भारतीय बाजार को हम हमारी घरेलू धरोहर को ध्यान में रखकर लेकर चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाजार से जो क्यूज मिलेंगे वो मिलेंगे ही। यूएस फेड ने भी कह दिया है कि ब्याज दरें घटने की या जो कटौती की शुरुआत है उसकी संभावना 2024 में आती हुई दिखाई दे रही है। उसकी बदौलत अंतर्राष्ट्रीय बाजार कहें, हमारे बाजार कहें, नए आयाम पर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। घरेलू फ्रंट में हमारे पास इलेक्शंस है, महंगाई को लेकर चिंता नहीं है, लेकिन आरबीआई के मुताबिक अभी भी उनके कंफर्ट जोन में वो नहीं पहुंचती हुई दिखाई दे रही है। तमाम कमोडिटीज, कच्चे तेल की अगर हम बात करें तो फिलहाल वहां से भी हमें काफी राहत महसूस होती हुई दिखाई दे रही है। एक चाइना स्टोरी है जो प्ले आउट हो रही है। जब भी हम बात करते हैं हमारे एक्सपर्ट से, सबका ये कहना है कि हालांकि भारतीय बाजार पर सबकी नजर है और भारतीय बाजार फिलहाल एक गढ़ बना हुआ है निवेश का, प्रीमियम के साथ है और मौजूदा समय में चाइना के बाजार सस्ते दिखाई दे रहे हैं। क्या चाइना के बाजार सस्ते होना वहां पर निवेश बढ़ने की कोई कहानी क्रिएट हो सकती है? क्योंकि भारतीय बाजार महंगे हैं लेकिन अच्छे हैं,
महंगा है लेकिन अच्छा है, क्या इसके बावजूद भी हमारी ओर आकर्षित रहेंगे एफआईआईज? ये बहुत अच्छा सवाल है आपका, और इसको 2 मिनट लगेंगे समझाने के लिए कि क्या क्या हाल है। देखिए 2023 के जो साल अभी है उसके शुरू में भी ऐसी उम्मीद जगी थी कि जो चाइना की रिकवरी होगी 2023 में वो काफी बेहतर होगी, उसकी ग्रेडियंट काफी तेज रिकवरी होगी, और इसलिए इंक्रीमेंटल पैसा चाइना की ओर जाएगा, इंडिया की तरफ नहीं। लेकिन जब हम 2023 के एंड में बैठ के इसका आकलन करें कि कहां पे क्या हुआ, तो हमको ये देखने को मिला कि इंडिया की ग्रोथ या इंडिया की अर्निंग्स रेजिलियंस चाइना के बनिस्बत काफी बेहतर रही। मेरे ख्याल में चाइना में एक चीज समझने की बहुत जरूरत है, वो ये कि जो चाइना 3.0 है, मतलब अगर आज से 10-15 साल पहले चले जाएं तो चाइना में एक शार्प रिबाउंड इन ग्रोथ, क्योंकि वहां पे ग्रोथ वाज द मेन फोकस। अब चाइना 3.0 में दे आर मूविंग टुवर्ड्स ए हाई बेस, उनका बेस बढ़ गया है, और दूसरा उनका हायर ग्रोथ की तरफ रुझान ना होते हुए क्वालिटी ऑफ ग्रोथ की तरफ रुझान ज्यादा है। तो ऐसे माहौल में जो पेस ऑफ रिकवरी है वो शायद स्लो हो एज कंपेयर टू हिस्ट्री। सो काफी इन्वेस्टर्स या काफी लोग जो पहले 10-15 साल का हिस्ट्री से कंपेयर करके एक्सपेक्टेशन करके बैठते हैं कि आगे की रिकवरी भी उतनी ही स्ट्रांग होगी, रिकवरी शायद उतनी स्ट्रांग ना हो। हालांकि ये बात सही है कि अगले 3-4 साल में आपको चाइना में ग्रोथ रेट रिकवरी देखने को मिलेगा, बट पेस ऑफ द रिकवरी शायद उतनी तेज ना हो जितनी की पहली रहे। इसके कंपैरिजन में अगर आप इंडिया में देखें तो इंडिया में पिछले 2 मोदी के टर्म जो है उसमें हमने काफी समय बिताया रिफॉर्म्स के साथ। हमने डिमोनेटाइजेशन देखा, जीएसटी देखा, और भांति भांति के रिफॉर्म्स देखे, जिससे इकोनॉमी को एक शुरुआती तौर पे नेगेटिव झटका लगा ग्रोथ में। मेरे हिसाब से अगले 4-5 साल अगर हम देखें, अगर मैक्रो स्टेबिलिटी बनी रहती है तो सेंटर पे, तो अगले 4-5 साल में हमारा ग्रोथ का समय शुरू होगा, जबकि ये सारे रिफॉर्म्स का जो बेनिफिट है ये लिस्टेड कंपनीज और इक्विटी मार्केट्स में देखने को मिलेगा। तो मेरा तो मानना ये है, मेरा तो रुझान ये है कि अगर थोड़ा सा मीडियम टर्म व्यू लेके चले, 4-5 साल का व्यू लेके चले, तो इंडिया में अर्निंग्स ग्रोथ अभी आगे बाकी है, एंड और इसको जरूर से खेलना चाहिए एज कंपेयर टू सम ऑफ द अदर रीजनल कंट्रीज, वेदर इट इज चाइना या फिर कोई और देश की आप बात कर लें। अब थोड़ा सा लार्ज मिड और स्मॉल कैप की बात कर लेते हैं। मेरे ख्याल से अधिकतर लोगों को इसी के बारे में जानने में बहुत ज्यादा दिलचस्पी भी होगी कि मिड कैप स्मॉल कैप की कमाई 2024 में भी क्या बरकरार रहेगी। सो आई थिंक इसके लिए सवाल आपके एकदम सटीक होते हैं, जिसका जवाब थोड़ा समय लेता है। सो इसको भी समझाने के लिए पहले वैल्यूएशन देखने की जरूरत है। बिल्कुल। तो अगर आप देखें तो आप पाइएगा कि जो लार्ज कैप की वैल्यूएशन है आज के डेट में, मिड कैप की और स्मॉल कैप की, उसमें लार्ज कैप का जो वैल्यूएशन है ऑन एवरेज पिछले 10 साल के मुताबिक करीबन 10 से 15% सस्ता है, चीप है, अट्रैक्टिव है। और मिड और स्मॉल कैप का अगर आप वैल्यूएशंस देखें तो पिछले 10 साल के मुताबिक ये 10 से 15% चढ़े हुए हैं। तो ऐसे माहौल में नियर टर्म अगले 3 से 6 महीने की बात करूं तो वैल्यूएशंस जो है आज के डेट में लार्ज कैप को फेवर कर रहे हैं। ठीक, दैट्स नंबर 1। नंबर 2, जिस हिसाब से जो शेयर की मूवमेंट देखने को मिल रहा है उसमें ये भी मैं कहूंगा कि मिड और स्मॉल कैप में कुछ जिसको हम कहते हैं पॉकेट्स ऑफ इरेशनल एक्सुबरेंस वो भी देखने को मिल रहा है। लेकिन अगर आप अपनी दायरे को थोड़ा और लंबा करें, 3 या 5 साल में देखें, तो वहां पे अर्निंग्स मोमेंटम मिड और स्मॉल कैप्स में भी आपको बेहतर देखने को मिलेगा। सो कुल मिला के इन दोनों को जोड़ करके अगर मैं कहूं कि मिड और स्मॉल कैप्स में स्टॉक पिकिंग के बारे में थोड़ा सा सिलेक्टिव होने की जरूरत है। कंप्लीट अवॉइड करने की बात नहीं है, सिलेक्टिव होने की जरूरत है। और जो रिस्क रिवॉर्ड बैलेंस है वो आज के डेट में लार्ज कैप को ज्यादा फेवर कर रही है। तो ये 2-3 चीजें जो है ये इन्वेस्टर्स को ध्यान में रखना चाहिए आगे इन्वेस्ट करते हुए। ऑलराइट। और अब ऐसे में कौन कौन से ऐसे क्षेत्र हैं जो आपको लगता है कि इस पूरी रैली को 2024 में लीड कर सकते हैं? आपका हाउस व्यू भी क्या बन रहा है? सो ऑब्वियसली मैंने जब हम कुल मिला के 2024 का मैक्रो कंडीशंस का आकलन करें तो नेट आकलन यही लिखता है कि नॉइजी सा मैक्रो एनवायरनमेंट होगा, इलेक्शन लेड होगा, और उसमें ग्रोथ थोड़ी सी स्लो होने की अंदेशा है एटलीस्ट पहले 6 महीने। तो ऐसे माहौल में वहां पे निवेश करना चाहिए जहां पे अर्निंग्स रेजिलिएंट हो।
और अर्निंग्स रेजिलियंस के 4-5 इलाके जो हैं उसमें हम लोग फोकस करने के फिराक में हैं और हमारे पोर्टफोलियोज में वहीं पे इन्वेस्टमेंट्स हैं। तो उसमें सबसे पहला मैं ये कहूंगा कि कैपेक्स का जो थीम है वो अगले 3 या 5 साल तक रहेगा। उसमें ये मीडियम टर्म थीम है, उसमें कुछ स्टॉक्स चल गए हैं लेकिन अभी भी कुछ स्टॉक्स ऐसे हैं जहां पे कि निवेश किया जा सकता है। दूसरा मैं कहूंगा कि नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज एनबीएफसीज एक ऐसा इलाका है जहां पे कि अगर जब रेट कट्स हो तो उनको थोड़ा बेनिफिट देखने को मिले ओवरऑल फ्रॉम एन अर्निंग्स ग्रोथ स्टैंड पॉइंट। तीसरा एरिया मैं कहूंगा कि रियल एस्टेट। मेरे हिसाब से इंडिया में हम लोग 5 से 7 साल की एक साइकिल देख रहे हैं जैसे कि बीच में हम हैं और रियल एस्टेट रिलेटेड स्टॉक्स अगर आप रेट थोड़ा गिरते भी हैं तो भी शायद बेहतर कर लें तो माहौल के हिसाब से मेरे ख्याल से ठीक करेंगे। चौथा एरिया जो मैं कहना चाहूंगा वो है पावर। इंडिया अगले 2 या 3 साल में एक पावर डेफिसिट मोड में जाने के फिराक में है और जब ऐसा होता है तब पावर रिलेटेड स्टॉक्स बेहतर करते हैं तो उसमें एक अर्निंग्स दुरुस्त रहने की उम्मीद है। और पांचवा मैं ये कहना चाहूंगा कि टेक्नोलॉजी एक डार्क हॉर्स है ये साल का जो कि बॉटमिंग आउट ग्रोथ रेट्स अगर होती हैं तो अगले साल पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा लॉन्ग टर्म व्यू ले लें तो टेक्नोलॉजी कुड बी अनदर एरिया जहां की अर्निंग जिनके की मतलब जो तारे हैं वो बदल सकते हैं। तो कुल मिला के ये 5-6 जगह ऐसे हैं जहां हम लोगों को लगता है कि अभी भी अर्निंग स्ट्रांग रहेंगे अगले 1 से 3 साल के बीच में और इन्वेस्ट करने के लिए अच्छा है। सही है। आपके बैलेंस एडवांटेज फंड के बारे में कुछ बात करते हैं। 10,000 करोड़ का AUM क्रॉस कर लिया आपने, उसके लिए मुबारकबाद। क्या रणनीति है और किस तरह से आगे बढ़ने के बारे में आप सोच रहे हैं? सो आई थिंक बैलेंस्ड एडवांटेज हमारा जब भी मार्केट एक ऑल टाइम हाई पे होता है, जब हम सोचते हैं कि यहां से इन्वेस्टर्स को दिक्कत होती है, ये करने के रिस्क अवर्स इन्वेस्टर्स के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है और ये हमारा काफी एक स्ट्रॉन्ग प्रोडक्ट रहा है पिछले 4-5 सालों में और आगे चल के भी जब हम इन्वेस्टर्स को पहले एक्सपोजर लेने की बात करते हैं जहां पे कि बीच में डेट एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट बन सकता है अगर रेट्स कट जाए तो बैलेंस एडवांटेज की पोजीशनिंग जो है बैलेंस एडवांटेज फंड की पोजीशनिंग काफी बेहतर होती है। उसी का हमारा लॉन्ग टर्म ट्रैक रिकॉर्ड का नतीजा आपने जैसे कहा कि 10,000 करोड़ हमने क्रॉस किया। हम उम्मीद करेंगे कि आगे भी शायद ऐसा ही चलता रहे। ऑलराइट, चलिए कुछ अभी निवेशकों के पॉइंट ऑफ व्यू से हम बातचीत शुरू करते हैं। बहुत सारे निवेशक जो हमें लगातार शो पर हमसे बातचीत करते हैं और अपने सवाल हमें भेजते हैं। एक चीज जो देखी गई है कि उन्होंने इस साल मिड कैप स्मॉल कैप की रैली को देखते हुए पोर्टफोलियो में भर भर के मिड कैप स्मॉल कैप डाले हैं। अच्छा, एक तो मिड कैप स्मॉल कैप डाले हैं, साथ ही उनके पास एक फ्लेक्सी कैप कैटेगरी भी मौजूद होती है, फिर उनके पास एक मल्टी कैप भी होती है। अब ऐसे में ओवरऑल एक्सपोजर देखा जाए तो वो ओवर डाइवर्सिफाइड हो जाता है। एक स्पेसिफिक मार्केट कैप के लिहाज से हम देखें तो जोखिम क्या बढ़ जाएगा अगर आप इसी तरह आगे बढ़े 2024 में भी? वैसे तो पोर्टफोलियो आपको अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग के लिहाज से बनाना चाहिए, आपको लक्ष्य बांधने चाहिए, समझना चाहिए अपने रिस्क प्रोफाइलिंग को लेकर, लेकिन ये उस तरह के लोग भी हैं जो बाजार की तेजी को देखते हुए बस वो वाले फंड अपने पोर्टफोलियो में डाल देते हैं। मेरा ऐसा मानना है, मैं इस क्वेश्चन को ऐसे रीड करता हूं कि देखिए मिड और स्मॉल कैप में मैं कह रहा हूं कि थोड़ा सिलेक्टिव होने की जरूरत है और लार्ज कैप्स में वैल्यूएशंस है और मिड और स्मॉल कैप्स में मीडियम टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से अर्निंग्स ग्रोथ है। तो इसलिए एक बैलेंस पोर्टफोलियो लार्ज मिड और स्मॉल के बीच में विच कैन बी ए फ्लेक्सी कैप फंड या मल्टी कैप फंड, इस तरीके जो फंड का जो कंस्ट्रक्ट है इसमें इन्वेस्टर्स को एक कंफर्ट हो जाता है लार्ज कैप वैल्यूएशंस का और साथ में अगर फंड मैनेजर को ये एक फ्लेक्सिबिलिटी रहती है कि कभी अगर मान लीजिए करेक्शन आ जाए तो वो एक मार्केट कैप रेंज से दूसरी ओर जा सके। सो मेरे ख्याल में ये दो कैटेगरी जो है ये मुझे अभी करंट माहौल के हिसाब से काफी बेहतर लगता है इन्वेस्टर्स के लिए जिनका कि नियर टर्म आउटलुक हो और वो इन्वेस्टर जिनका कि 5 से 10 साल का आउटलुक है जो कि होना चाहिए इक्विटीज में, तो उनके लिए मिड और स्मॉल कैप में कोई बुरा नहीं है, लेकिन शॉर्ट टर्म में वोलेटिलिटी हो सकती है। इस बात का मैं आपको बोलना चाहूंगा। चाहिए। वैसे तो मेरे ख्याल से चर्चा को हमने काफी विस्तार से तमाम पहलुओं पर आपने बात की है, लेकिन अंत में एक ही सवाल, 2024 में एक कमाई का मंत्र और एक रेड फ्लैग जो कि आपको लगता है कि हो सकता है बाजार में निवेशकों को सतर्क रहना चाहिए। तो कमाल का मंत्र तो यही है कि क्या बोलते हैं जो टाइम इन द मार्केट इज बेटर देन टाइमिंग द मार्केट। तो ये इलेक्शन रिलेटेड वोलेटिलिटी ऐसे हमारे देश में 1990 से उदाहरण के अगर आप एक शेयर प्राइस चार्ट आपके सामने रखूं तो आपको मालूम नहीं पड़ेगा कि कब इलेक्शंस आके गया, डायरेक्शन तो अभी भी ऊपर है।
तो इसलिए टाइम इन द मार्केट के ऊपर फोकस करें rather than टाइमिंग टर्म मार्केट की अभी आए कि बाद में आए वगैरह वगैरह। और एक जो रेड फ्लैग है वो नियर टर्म मैं ये कहूंगा कि जो ऑयल प्राइसेस है, क्रूड ऑयल प्राइसेस या कमोडिटी प्राइसेस है, हाँ इंडिया एक इंपोर्टर है कमोडिटीज का, तो जियोपॉलिटिक्स अगर 2024 में ऐसे शेप अप हो कि अरेबियन नेशंस एक्सेट्रा अगर इंक्लूड हो जाए वॉर वगैरह में, क्योंकि ऑयल $100 के ऊपर चले जाए तो वो एक रेड फ्लैग होगा मेरे हिसाब से इक्विटी मार्केट्स के लिए। प्रदीप, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाला हमारी इस बेहद खास पेशकश में, और इसी के साथ उम्मीद करते हैं कि 2024 आपके लिए, आपके फंड हाउस के लिए बहुत ही ज्यादा बेहतरीन निकले। नमस्कार आपके और आपके व्यूअर्स के लिए भी धन्यवाद सो मच, थैंक यू सो मच। और इसी के साथ निवेश की एबीसीडी में मुझे भी इजाजत दें। नमस्कार।